हाँ भाई, राधे राधे। मेरा नाम लिख लो, थोड़ा जोश आ जाएगा। थ्योरी की क्लासेस चल रही थी दोस्तों अपने, और थ्योरी में अपन पढ़ रहे थे कि टॉपिक वाइज में आपको लगभग शिक्षण विधि भी अलग अलग करवा रहा हूँ, और साथ साथ में ये जो है जनरल जो टॉपिक हैं वो भी आपको साथ साथ में करवा रहा हूँ। कल आपने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पढ़ा होगा, या उससे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी पढ़ा दिया मैंने। उसके पहले आपने उपचारात्मक शिक्षण पढ़ा होगा, जिसकी क्लास अपन ने कल लगाई थी। आज चलेगी उसी टॉपिक से रिलेटेड में एक और क्लास लेकर के आया हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और दोनों लेवल के लिए, एसएसटी वालों के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आज का जो टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक का नाम है अपने उपलब्धि परीक्षण। क्या नाम है भाई? उपलब्धि परीक्षण। टॉपिक का नाम रहेगा आपके उपलब्धि परीक्षण। किसे कहते हैं ये उपलब्धि परीक्षण? उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, कितने ये प्रकार के होते हैं, सारे अपन क्या करेंगे इसके अंतर्गत अपन पढ़ लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो रीट लेवल 1 वाला हो, है ना, चाहे रीट लेवल 2 वाला हो, उसमें एसएसटी साइंस वाला कोई भी हो, सब इसके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपन उस लेवल से पढ़ेंगे कि जिस लेवल से अपन के रीट में जो है इससे बाहर कुछ बचे ही नहीं। इस तरीके से अपन उपलब्धि परीक्षण को पढ़ेंगे दोस्तों। शुरू करते हैं। देखिए, ये रहा आपका उपलब्धि परीक्षण। देखो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण, चाहे उपलब्धि परीक्षण कह दो या उपलब्धि परीक्षण के जगह पे इसको अपन क्या कहते हैं, निष्पत्ति परीक्षण भी कहते हैं दोस्तों। निष्पत्तीय परीक्षण भी इसी का नाम है। तो उपलब्धि परीक्षण आ जाए, चाहे निष्पत्ति परीक्षण आ जाए, या फिर ज्ञानार्जन परीक्षण आ जाए, ज्ञानार्जन परीक्षण भी इसी का नाम है। तो निष्पत्ति परीक्षण कह लो, चाहे, है ना, निष्पत्ति परीक्षण कह लो, चाहे ज्ञानार्जन परीक्षण कह लो, दोनों के दोनों नाम इसी के हैं। उपलब्धि परीक्षण, ज्ञानार्जन परीक्षण और निष्पत्ति परीक्षण, तीनों के नाम एक ही हैं दोस्तों। अब अपन थोड़ा समझ लेते हैं कि ये उपलब्धि परीक्षण होता क्या है दोस्तों। उपलब्धि परीक्षण होता क्या है? देखिए, उपलब्धि का मतलब क्या होता है। अपन नहीं कहते कि उस व्यक्ति ने इतनी उपलब्धि प्राप्त कर रखी, उसने इतनी उपलब्धि प्राप्त कर रखी। सामान्य तौर पर उपलब्धि को हम कहते हैं योग्यता, कि यह व्यक्ति इसके योग्य है या नहीं, उसको हम क्या कहेंगे, उपलब्धि। यदि उसके योग्य है तो उसकी उपलब्धि उसने प्राप्त कर रखी है, यानी कि योग्यता जो हम कह सकते हैं। अब विद्यालय के अंदर दो प्रकार की क्रियाएं चलती है। एक तो चलती हैं आपके शैक्षिक क्रियाएं, और दूसरी चलती है दोस्तों सशैक्षिक क्रियाएं। दो प्रकार की शैक्षणिक क्रियाएं मानी जाती हैं। एक तो होती है आपकी शैक्षिक क्रियाएं, एक होती है आपकी सशैक्षिक क्रियाएं। शैक्षिक क्रिया से जो बालक प्राप्त करता है वो प्राप्त करता है दोस्तों ज्ञान। क्या प्राप्त करता है भाई? शैक्षिक क्रिया से जो प्राप्त करता है वो करता है वो ज्ञान, और सशैक्षिक क्रिया से जो प्राप्त करता है वह प्राप्त करता है वह कौशल। शैक्षिक क्रिया से ज्ञान और सशैक्षिक क्रिया से क्या प्राप्त करता है भाई? कौशल प्राप्त करता है। तो शैक्षिक क्रिया और सशैक्षिक, इससे ज्ञान और इससे कौशल। अब उस बच्चे ने इस ज्ञान में और इस कौशल में, मतलब शैक्षिक क्रिया से प्राप्त ज्ञान और सशैक्षिक क्रिया से प्राप्त कौशल, इन दोनों में एक निश्चित समय में, कितने समय में भी, एक निश्चित समय में कितनी योग्यता प्राप्त की, इस योग्यता की जांच करना ही क्या कहलाता है? आपका उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। यानी कि एक बालक ने शैक्षिक क्रिया से प्राप्त ज्ञान और सशैक्षिक क्रिया से प्राप्त कौशल, इन दोनों में एक निश्चित समय में कितनी उपलब्धि प्राप्त की, इसकी जांच करना ही क्या कहलाएगा? आपका उपलब्धि परीक्षण कहलाएगा दोस्तों। अब अपन बात करते हैं इस उपलब्धि को। पहले देखो, मनोविज्ञान हो या चाहे शिक्षण विधि हो, सरल शब्दों को पकड़ना जरूरी है कि ये जो कठिन शब्द हैं इसको सरल रूप में क्या कहेंगे। कठिन रूप में जिसको अपन उपलब्धि परीक्षण कहते हैं ना दोस्तों, इसी को सरल रूप में आप ऐसा समझ लेना, वर्ष के अंत में होने वाली परीक्षाएं, वर्ष के अंत की परीक्षाएं, इसी हम क्या कह देंगे? उपलब्धि परीक्षण कह लेंगे। अरे ये की परिभाषा के अंतर्गत नहीं है, मैं केवल आपको एक सरल शब्द में बता रहा हूं कि उपलब्धि का मतलब यदि पूछ ले भी उपलब्धि परीक्षण शिक्षा में क्या होता है, इसको सिंपल कंसेप्ट में ऐसे याद रखना है आपको कि वर्ष के अंत में होने वाली परीक्षा को हम क्या कह देंगे भाई? आपका उपलब्धि परीक्षण कह लेंगे। बिल्कुल सही है यहाँ तक। अब देखिए, यहाँ तक उपलब्धि परीक्षण की परिभाषाएं होगी। अब बात करते हैं उपलब्धि परीक्षण पर वापस जाते हैं। वही ज्ञानार्जन, एक निश्चित समय में प्राप्त उपलब्धि का पता लगाना, ये मैंने लिख रखा है। शैक्षिक क्रिया से ज्ञान, सशैक्षिक क्रिया से कौशल, दोनों में कितनी उपलब्धि प्राप्त की, इसकी जांच करना ही क्या कहलाएगा? आपका उपलब्धि परीक्षण कहलाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इस उपलब्धि परीक्षण के सोपान और चरण की। तो सोपान कहो चाहे चरण को, एक ही बात होती है, लेकिन मैंने इन सोपान और चरण को दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक जगह मैं आपको चरण पढ़ा रहा हूं, एक जगह मैं आपको सोपान पढ़ा रहा हूं। क्यों डिवाइड कर दिया? कि दोनों से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं। हालांकि इसकी और इस दोनों मिलते जुलते एक जैसे हैं, लेकिन आप शब्दों में कंफ्यूज न हो जाओ, इसलिए मैंने दोनों के चैप्टर क्या कर दिए? अलग अलग कर दिए। मैंने भी इसी तरीके से पढ़ रखे दोस्तों। अलग अलग करने से क्या होगा? बिल्कुल सिंपल तरीका हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान रखना, सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाई इसके सोपान। देखिए इसके सोपान क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो सोपान होगा दोस्तों, सबसे पहला जो सोपान होगा आपका,
वो क्या होगा, परीक्षण योजना का निर्माण करना। सबसे पहले जो सोपान होगा आपका वह क्या हो जाएगा, परीक्षण योजना का निर्माण करना। नए पेज पे लिख देता हूं, परीक्षण योजना का निर्माण करना। सबसे पहले परीक्षण योजना का निर्माण करना। योजना का निर्माण का मतलब क्या हो गया कि जैसे आप पेपर बना रहे हो जिसका आपको परीक्षण लेना है, उसकी एक योजना का निर्माण करना, मतलब मौखिक रूप से एक तैयार करना, भाई किस किस भाग का हम परीक्षण लेने वाले हैं, किस किस टॉपिक से हम बात करने वाले हैं, कौन कौन से उद्देश्य हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, इनको जो हम कहेंगे वो क्या कहेंगे, परीक्षण की योजना बनाना। फिर इसके बाद में जो आएगा वह आ जाएगा आपके परीक्षण की तैयारी। क्या आ जाएगा भाई, परीक्षण की तैयारी, परीक्षण की तैयारी करना। सबसे पहला काम है परीक्षण की योजना बनाना, फिर आते परीक्षण की तैयारी करना। इसको बेसिक ऐसे समझिए, मान लीजिए कि बोर्ड के एग्जाम का पैटर्न पेपर तैयार हो रहा है, तो सबसे पहला सोपान आ रहा है उसमें परीक्षण योजना का निर्माण करना। परीक्षण योजना के निर्माण में क्या हो जाएगा कि किन किन टाइप के प्रश्न लेने हैं, सारे विषय विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि भाई किस किस उद्देश्य से प्रश्न लेने हैं। मान लीजिए कि हिंदी विषय से सिलेक्ट करना, तो हिंदी विषय का क्या होगा, विशेष विषय के जो विशेषज्ञ होंगे वो वहाँ पे बैठे हुए होंगे, वो क्या करेंगे, प्रश्नों को सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें इस उद्देश्य से ये प्रश्न लेने हैं, वो निर्माण बन जाएगा। उद्देश्य सिलेक्ट कर लिए, अब उस पर प्रश्न बनाने भी तो पड़ेंगे ना, तो फिर वो क्या करेंगे, अपने अपने क्षेत्र अपने अपने घर चले जाएंगे, वहाँ बैठ करके उसके आधार पर प्रश्नों का निर्माण करेंगे। वो क्या कहलाएगी, आपकी परीक्षण की तैयारी कहलाएगी। अब परीक्षण की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी ना, तो परीक्षण की तैयारी करने के बाद में जो प्रश्न बन जाएंगे ना, वो बना करके कहाँ ला करके जमा कराएंगे दोस्तों, वापस प्रशासन के पास में जमा कराएंगे ना। तो तीसरे नंबर पर जो काम होता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं प्रशासनिक कार्य। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रशासनिक कार्य, या इसी को हम कहते हैं अंतिम स्वरूप के पहले की क्रिया। कौन से स्वरूप की, अंतिम स्वरूप के पूर्व की क्रिया, यानी कि अंतिम स्वरूप देने से पहले वाला काम। इसके अंदर ही एक क्रिया आती है जिसे हम कहते हैं दोस्तों प्रारंभिक योजना, या इसी का एक नाम है पायलट स्टडी। ये इसी के अंतर्गत आती है। अंतिम स्वरूप देने से पहले क्या की जाती है, पायलट स्टडी की जाती है। यानी कि तीसरा जो सोपान है वो है आपका प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य के अंदर एक क्रिया होती है जिसका नाम है प्रारंभिक योजना। इस प्रारंभिक योजना को ही हम क्या कहेंगे, पायलट स्टडी कहेंगे। तो चाहे प्रारंभिक योजना कह दो चाहे पायलट स्टडी कह दो, दोनों एक ही बात है दोस्तों। इस पायलट स्टडी में क्या होता है, दो तरीके के काम होते हैं दोस्तों। कितने तरीके के, दो तरीके के काम होते हैं। एक तो होता है भाई आपका प्री ट्राई आउट। पहला काम जो होता है इसके अंदर क्या होता है, प्री ट्राई आउट। इसमें क्या होता है कि जो प्रश्नों का निर्माण आप करके लाए थे, जो आपने प्रशासन के पास में जमा करवाया था, उसकी एक बार ट्राई की जाती है कि वास्तविकता में वो उन बालकों के मानसिक स्तर या उनके कक्षा के स्तर के है या नहीं है, कि वास्तविकता में वो बालक उसके उत्तर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इसमें क्या करते हैं, 15 से 20 बच्चे, ये बच्चे जो होते हैं ना दोस्तों वही अध्यापक होते हैं। वो अध्यापक बच्चों की मानसिकता की तरह अपने आप को बच्चे मानते हुए उस पेपर का एक बार सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं कि वास्तविकता में बच्चे इसका उत्तर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो वो उन मानसिक स्तर के बन करके उसका एक एग्जाम देते दोस्तों, वो कहलाएगा आपका प्री ट्राई आउट। फिर आ जाता है आपका एक्चुअल ट्राई आउट दोस्तों। एक्चुअल ट्राई आउट में क्या होगा, एक्चुअल ट्राई आउट के अंदर एक क्रिया होती है। एक्चुअल ट्राई आउट में क्या होता है कि इस प्री ट्राई आउट में यदि कोई गलती रह गई होगी तो उसका जो विश्लेषण है ना वो कहाँ कर दिया जाएगा, आपके एक्चुअल ट्राई आउट के अंतर्गत कर दिया जाएगा। यानी कि प्री ट्राई आउट में यदि कोई कमी रह गई है तो उसको अपन कहाँ सही कर देंगे, एक्चुअल ट्राई आउट के अंतर्गत उसको सही कर देंगे। तो ध्यान रखना भाई, 3 सोपान अभी तक अपन ने पढ़ लिए। सबसे पहले इधर देखिए, साफ वाला बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले परीक्षण की योजना का निर्माण करना, अर्थात विशेषज्ञ आएंगे और योजना बनाएंगे, फिर वही विशेषज्ञ घर जाकर के उसी योजना की क्या करेंगे भाई, तैयारी करेंगे। फिर उस परीक्षण का प्रशासन का कार्य होगा, जैसे हम अंतिम स्वरूप प्रारंभिक योजना या पायलट स्टडी कहते हैं। उसके अंदर 2 तरह की क्रियाएं होती है। प्री ट्राई आउट जो 15 से 20 बच्चों पर होती है, एक्चुअल ट्राई आउट कमियों का विश्लेषण। कौन सी कमियों का विश्लेषण, जो कमियां प्री ट्राई आउट में रह गई होगी उसका क्या कर दिया जाएगा, आपका विश्लेषण कर दिया जाएगा। उसके बाद में जो सोपान आता है दोस्तों, उसके बाद में जो सोपान आता है वो आता है आपका फलांकन या समांकन। कौन सा सोपान आता है दोस्तों, फलांकन या समांकन। इस फलांकन समांकन में क्या कर दिया जाता है, एक तो उत्तर निश्चित किया जाता है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, है ना, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आपके भी जो रीट का पेपर देने के लिए जा रहे हो ना, आपके पेपर देने से पहले इसके उत्तर को निर्धारित कर दिया गया है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या माना जाएगा। तो सही उत्तरों का जो काम किया जाता है वो किसमें किया जाता है, आपके फलांकन में। एक प्रश्नों का निर्धारण, प्रश्नों की संख्या का निर्धारण, प्रश्नों के नंबरों का निर्धारण,
कितने नंबर का कौन सा प्रश्न होगा, कौन सी संख्या पर आएगा, ये भी काम किसमें किया जाता है आपके इस परीक्षण अंकन के अंदर। परीक्षण का अंकन या फलांकन करना, परिमूल्यांकन का स्वरूप भी कहते हैं इसको। सही उत्तर और प्रश्नों के नंबर इसमें लिखे जाते हैं। अब लिख दिया, अब बालकों को क्या करेंगे, परीक्षण का मूल्यांकन ले लेंगे। मतलब जो आपने परीक्षण बनाया है अंतिम सोपान में क्या आएगा वो बालकों को आप दे दोगे और बालक क्या दे देंगे, उसकी परीक्षाएं दे देंगे। तो ये कहलाते हैं इसके सोपान। सबसे पहले सोपान की बात करें तो परीक्षण योजना का निर्माण करना, उसके बाद अपन बात करें परीक्षण योजना की तैयारी करना, उसके बाद अपन बात करें परीक्षण का प्रशासन यानी कि अंतिम स्वरूप। अंतिम स्वरूप के अंदर एक पायलट स्टडी नाम का क्रिया होती है। पायलट स्टडी में दो प्रकार के काम होते हैं, प्री ट्राई आउट एंड एक्चुअल ट्राई आउट। प्री ट्राई आउट में 15 से 20 बच्चे बैठे रहते हैं जो उस परीक्षण की जांच करते हैं, और एक्चुअल ट्राई आउट में, प्री ट्राई आउट में यदि कोई कमी रह गई तो कमियों का विश्लेषण करके दूर किया जाता है। फिर आता है आपका परीक्षण का अंकन या फलांकन करना, जिसको परिमूल्यांकन का स्वरूप भी कहते हैं, जिसमें प्रश्नों की संख्या और सही उत्तर का निर्धारण किया जाता है और अंत में उस परीक्षण को क्या कर दिया जाएगा, ले लिया जाएगा। ये क्या कहलाएंगे दोस्तों, इसके सोपान कहलाएंगे। किसके सोपान कहलाएंगे, उपलब्धि परीक्षण के सोपान कहलाएंगे। ये क्रियाएं आपको यहां तक याद रखनी है। अब चलते हैं इसके बाद आगे। सोपान के बाद अपन उद्देश्य की बात करते हैं। उद्देश्य से पहले इसके चरण समझ लो, उद्देश्य अपन बाद में समझ लेंगे। अब जैसे आपने सोपान पढ़े, देखो जनरली सोपान और उद्देश्य क्या होते हैं, लगभग ए सोपान और चरण लगभग एक होते हैं, लेकिन वहां सोपान की बात होगी, यहाँ चरण की बात होगी। ये भी 5 है, वो भी 5 है दोस्तों। इनको आप वहां जोड़ के भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं, इंक्लूड हो सकता है। लेकिन मेरे नजरिए से आप इनको अलग पढ़ लो। अलग पढ़ने का मतलब वो भी सोपान है, ये भी सोपान है, वो भी चरण है, ये भी चरण है। काम ये भी वही कर रहे हैं, वो भी वही कर रहे हैं। यहाँ से प्रैक्टिकल आपसे कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि पहले नंबर पर कौन सा सोपान आ रहा है, दूसरे नंबर पर कौन सा सोपान है, यह भी प्रश्न दे दे, यहाँ भी दे दे। यानी ऑप्शन या तो वहां से होगा या ऑप्शन यहाँ से होगा। पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, मुश्किल काम नहीं होगा। अब इनके चरण की बात करें, कौन कौन से इसके चरण है या इसके कह सकते हैं कौन कौन से पद हैं। सोपान का मतलब हो रहा है उसके अंदर निर्माण किया जा रहा है। अब निर्माण करने में कौन कौन से चरणों के प्रयोग होता है, वो उनके क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। इसमें जो सबसे पहला काम होता है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्माण करना। दोस्तों शिक्षा के अंदर कोई गतिविधि बिना उद्देश्य के नहीं होती, हर गतिविधि में उद्देश्य निहित होता है। तो ये मतलब हो गया कि सबसे पहला काम जो करना है आपको क्या करना है, उद्देश्यों का निर्धारण करना है कि सही उद्देश्य, किस उद्देश्य का निर्धारण करना है, ये मूल्यांकन में क्यों ले रहा हूं, उसके उद्देश्य का आपको क्या करना है, निर्धारण करना है। उद्देश्य का निर्धारण करने के बाद में दूसरा काम आपको करना है अभिकल्पों का निर्माण। क्या करना है भाई, अभिकल्पों का निर्माण। अभिकल्पों का निर्माण का मतलब होता है दोस्तों एक बार अपने दिमाग में एक ऐसी थीम बनाना, अपने दिमाग में एक योजना बनाना कि मुझे ये परीक्षण किस प्रकार से तैयार करना है। ये जो अभिकल्पना जो होगी ना आपकी नीतिगत होगी। नीतिगत का मतलब एक उचित होगी, सभी बालकों के लिए सम्मान होगी। अभिकल्पना आप करोगे कि मुझे ये पेपर बनाना है, दिमाग में जो सोच करके पेपर बनाओगे वो सारे बच्चों को आपको ध्यान में रखना है। सारे सब प्रकार के मानसिक स्तर के बच्चों का, प्रतिभाशाली बालक कौन है, मंदबुद्धि बालक कौन है ना, सामान्य स्तर के बालक कितने हैं, उनका वातावरण कैसा होगा, हर चीज को आप क्या रखोगे, दिमाग में रखोगे। तो अभिकल्पों का जो निर्माण होता है ना, वो सभी बालकों को ध्यान में रख करके एक अध्यापक कल्पना करता है कि मुझे किस प्रकार से इस पेपर का निर्माण करना है। दूसरा चरण ये हो गया। तीसरा चरण होता है दोस्तों रूपरेखा। रूपरेखा में क्या होता है दोस्तों, प्रश्नों का चयन किया जाता है। तीसरा जो चरण है जिसे हम कहते हैं रूपरेखा, रूपरेखा में प्रश्नों का चयन किया जाता है। क्या किया जाता है भाई, प्रश्नों का चयन। और प्रश्नों का चयन किसके आधार पर किया जाता है, प्रश्नों का चयन किया जाता है दोस्तों नील पत्र के आधार पर, जिसे हम कहते हैं ब्लूप्रिंट। किसके आधार पर किया जाता है, ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट हालांकि आप सबको पता होगी ब्लूप्रिंट कैसी होती है। देखो इस तरीके से अपन ब्लूप्रिंट का निर्माण करते हैं। एक बार जनरली मैं आपको रफ बता रहा हूं ना, ऐसा क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपके उद्देश्य लिखे हुए होते हैं। यहाँ पे आप उद्देश्य लिख दो, जैसे ज्ञान लिख दो, अवबोध लिख दो, है ना, कौशल लिख दो, अभिरुचि लिख दो। यहाँ पे क्या लिख दिया आपने, उद्देश्य लिख दिया। फिर यहाँ पे अपने पाठों वाइज क्या होगी भाई, सीरियल होगी। अलग अलग पाठ के बॉक्स बने हुए होंगे। क्या बने होंगे, अलग अलग पाठ के बॉक्स बने होंगे। यहाँ पर जैसे मान लीजिए पाठ नंबर 1 लगा रखा है, पाठ नंबर 1, इसमें सब प्रकार के प्रश्न लिखे होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसकी अलग लाइन होगी, वापस अति लघुतरात्मक प्रश्न इसकी अलग लाइन होगी, फिर लघुतरात्मक प्रश्न इसकी अलग लाइन होगी, फिर यहाँ पे होगा आपका निबंधात्मक प्रश्न इसकी अलग लाइन होगी। मतलब हर पाठ में वापस हर प्रश्न का प्रकार डाल दिया जाएगा। फिर क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपको पहले पाठ में अवबोध के आधार पर कितने निबंधात्मक प्रश्न लेना है, 1 लेना है, वस्तुनिष्ठ कितने लेने हैं, 2 लेने हैं। आप संख्याओं का क्या करोगे भाई, निर्धारण कर दोगे। ये जो क्रिया होती है ये किसके अंदर होती है, आपकी रूपरेखा के अंदर होती है दोस्तों। रूपरेखा के अंदर केवल प्रश्नों का चयन किया जाता है, कितनी संख्या में मुझे प्रश्न लेने हैं दोस्तों। ये कहलाएगा आपका रूपरेखा, प्रश्नों का चयन जो नील पत्र के आधार पर होता है। इसके बाद में आगे वाला जो चौथा चरण आता है दोस्तों, वो आता है प्रश्न लेखन। प्रश्न लेखन दोस्तों याद रखना, प्रश्नों का जो लेखन होता है वो 4 गुणा होता है। नील पत्र में पहले आपने प्रश्न सिलेक्ट कर लिया कि मुझे किस किस उद्देश्य के, किस किस पाठ से
किस किस प्रकार के प्रश्न लेने हैं, यह आपने नीलपत्र के द्वारा स्पष्ट कर लिया। अब जो प्रश्न आपने सिलेक्ट किए ना, उनके 4 गुना प्रश्न आपको लिखने पड़ेंगे। यानी कि प्रश्नों की जो संख्या, जैसे मान लीजिए कि आपने 25 प्रश्नों का यदि आपको बनाना है, 25 प्रश्नों का यदि आपको पेपर बनाना ना, तो आपको 100 प्रश्नों का निर्माण करना पड़ेगा। कितने प्रश्नों का? 100 प्रश्नों का। बार बार उसका विश्लेषण कर करके अंत में वापस कितने प्रश्न रखने हैं आपको? 25 प्रश्न रखने हैं दोस्तों। तो प्रश्न लेखन, प्रश्नों का जो लेखन किया जाता है ना, वो 4 गुना प्रश्नों का लेखन किया जाता है। अवबोध के आधार पर दूसरे पार्ट में से यदि आपको एक प्रश्न लेना है ना, तो उसी पार्ट से आपको अवबोध के 4 प्रश्न निकालने पड़ेंगे, उसमें से कोई आप एक को क्या करोगे? सिलेक्ट कर लोगे। तो प्रश्न फिर आता है आपका जांच कार्य। जांच कार्य के अंदर क्या होता है? वही उपलब्धि का पता लगा लेना। प्रश्नों का निर्माण कर दिया है, अब बालकों को आपने उपलब्धि दे दी, बालक परीक्षाएं दे रहे हैं, उपलब्धि का पता चल जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है। देखो ये पांचों के पांचों सोपान उन वाले सोपानों से लगभग सारे मिलते जैसे हैं, लेकिन इनको अलग अलग यदि आप याद रखोगे ना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि वहां प्री ट्राई, एक्चुअल और ट्राई आउट के अंदर वो सारा है ना। बाकी आप कोऑर्डिनेशन भी इनका चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इनका अलग अलग ही याद रखना चाहिए, ताकि कोई दिक्कत नहीं होगी, कंफ्यूजन किसी प्रकार का आप में नहीं रहेगा। ये इनके कहलाते हैं चरण। अब बात करते दोस्तों इनके उद्देश्य की, कि ये उपलब्धि परीक्षण क्यों लिया जाता है, उपलब्धि परीक्षण लेने के पीछे क्या क्या उद्देश्य है, उपलब्धि परीक्षण क्यों लिया जाता है, उपलब्धि परीक्षण लेने के पीछे क्या क्या उद्देश्य, क्यों आवश्यकता पड़ गई इस उपलब्धि परीक्षण के लेने की। उद्देश्य की अपन बात करें, अरे उद्देश्य कह दो, आवश्यकता कह दो, महत्व कह दो, गुण कह दो, सारे ऑप्शन ये के ही होंगे। देखो कितने सारे मैं उद्देश्य लेकर के आया हूं, साफ नहीं दिख रहा हो तो सुन साफ लेना। सबसे पहला जो इसका उद्देश्य है दोस्तों, वह है आपका वास्तविक स्थिति का पता लगाना, कि रियल में बालक की स्थिति क्या है उसका पता लगाना उपलब्धि परीक्षण है। यह एक प्रकार की परिभाषा भी है कि वास्तविक स्थिति का पता लगाना ही उपलब्धि परीक्षण है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई दोस्तों? तो याद रखना, गेट्स महोदय के द्वारा दी गई। एक गेट्स नाम का शिक्षा शास्त्री था, उसने उपलब्धि परीक्षण के संदर्भ में यह परिभाषा दी है कि बालकों की वास्तविक स्थिति का पता लगाना ही क्या कहलाएगा? आपका उपलब्धि परीक्षण कहलाएगा। दूसरा आता है प्रभावशीलता का ज्ञान। बालक को जो आपने सिखाया है वह कितना प्रभावी रहा है, इसका भी पता किसके आधार पर चलता है? आपको उपलब्धि परीक्षण लेने के आधार पर चलता है। यदि आप परीक्षाएं नहीं लोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि प्रभावशीलता कितनी रही? अभ्यास क्रियात्मक क्रिया का ज्ञान। आपने जो बालकों को विद्यालय में साल भर तक अभ्यास कराया है, कई प्रकार की आपने क्रियाएं कराई होगी, गृह कार्य के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से कई क्रिया कराएंगी। उन क्रियाओं से बालकों ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, इसका भी पता किसके द्वारा चलता है? उपलब्धि परीक्षण के द्वारा चलता है। तो ये भी इसका क्या कहलाएगा? एक प्रकार का उद्देश्य कहलाएगा। उद्देश्य प्राप्ति का ज्ञान। भाई आपने शिक्षण कराने से पहले कुछ उद्देश्य का निर्माण किया होगा कि मुझे बालकों के व्यवहार में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर के आने हैं। तो इस उपलब्धि परीक्षण के द्वारा यह जांच हो जाती है कि जो उद्देश्य आपने निर्माण किए थे व्यवहारगत परिवर्तन के लिए, वो वास्तविकता में प्राप्त हुए हैं या नहीं। इसकी जांच भी किससे प्राप्त होती है? आपके उपलब्धि परीक्षण से। तो उद्देश्य प्राप्ति का ज्ञान लगाना कि जो शिक्षण उद्देश्य आपने निर्धारित किए थे उनकी पूर्ति कहां तक हुई है, इसका पता भी उपलब्धि परीक्षण के द्वारा पता चल जाता है। कठिनाई स्तर का पता लगाना। बिल्कुल बालकों को कहां सीखने में कितनी कठिनाई आ रही है, किस टॉपिक को वो आसानी से सीख रहा है, किस टॉपिक को वो मुश्किल से सीख रहा है, इसका पता भी किसके द्वारा लग सकता है दोस्तों? तो वो आपके उपलब्धि परीक्षण के द्वारा लग सकता है। पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों में सुधार, क्योंकि आप उपलब्धि परीक्षण लोगे तो वो एक प्रकार का निदानात्मक परीक्षण भी हो जाएगा। निदान यानी कि समस्या का पता भी परीक्षण के द्वारा चलता है। तो समस्या का पता चल जाएगा तो मान लो कि आपको पता चल जाएगी बालक नहीं सीख पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? पाठ्यक्रम में भी चेंजेस कर सकते हो, और शिक्षण विधि में सुधार, आपके जो पढ़ाने का जो तरीका है उसमें भी आप क्या कर सकते हो? बदलाव कर सकते हो। ये काम भी जो होगा किसके द्वारा हो सकता है दोस्तों? उपलब्धि परीक्षण के द्वारा। फिर आता है आपका निदान तथा उपचार। परीक्षण अपने आप में एक नैदानिक प्रक्रिया है दोस्तों, उसके द्वारा समस्या का अपने आप पता चल जाता है। आपने बालकों की परीक्षाएं ली, बालकों की समस्या का पता चल जाए, बालक इस फील्ड में इस तरीके से कम सीख रहे हैं, समस्या का पता करके आप उसका क्या कर सकते हो? उपचार कर सकते हो। तो निदानात्मक परीक्षण अपने आप में परीक्षण ही एक प्रकार का निदानात्मक परीक्षण है, लेकिन उसके बाद में जो समस्या का पता चलता है उपचार के माध्यम से उन समस्याओं को अपन दूर भी कर सकते हैं। तो निदान और उपचार करना भी उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य माने जाते हैं। अधिगम स्तर का ज्ञान लगाना। बालक ने कितना सीखा है इसका पता भी किसके द्वारा लगता है? आपका उपलब्धि परीक्षण के द्वारा लगता है। तुलनात्मक शिक्षण करवाना। तुलनात्मक शिक्षण का मतलब होता है किस कौन से, तुलनात्मक शिक्षण का मतलब अलग अलग वर्गीकरण कर देना, अलग अलग भागों में बांट करके फिर कौन सा बच्चा कितना पढ़ रहा है, कौन सा बच्चा किस क्षेत्र में कितना आगे। तुलनात्मक अध्ययन जो है ना वो भी किसके आधार पर सही होगा? इस परीक्षण के माध्यम से। 5वीं कक्षा के बच्चे और 3री कक्षा के बच्चों को पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, तो ये क्या है? तुलनात्मक अध्ययन जो करना है अलग अलग। कक्षा उन्नति।
बालक इस कक्षा से अगली वाली कक्षा में जाएगा कि नहीं जाएगा। वर्तमान में वो चौथी कक्षा में पढ़ रहा है, अब वो 5वीं कक्षा में जाएगा या नहीं जाएगा, इसका पता भी किसके द्वारा चलता है अपन को, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा चलता है। कौशलों का विकास करना, कौशलों का मतलब वो नहीं सुनना बोलना पढ़ना लिखना, वो नहीं, कुशलताओं का विकास करना, व्यक्ति के अंदर कुशलताएं आ जाए कि किस प्रकार के टैलेंट है ना, कुशलताओं का विकास को पता जो किसके द्वारा चलता है दोस्तों, इस मूल्यांकन के द्वारा चलता है। कौशलों का विकास कैसे होता है, मान लीजिए आप परीक्षाएं दे रहे हैं तो परीक्षा में कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, रचनात्मक प्रश्न भी होते हैं, सृजनात्मक प्रश्न भी होते हैं, ज्ञानात्मक पक्ष के भी प्रश्न होते हैं, उनके आप अपने अपने मानसिक स्तर से उत्तर लिखते हो, तो आपकी कुशलताओं का पता चलता है कि आप किस क्षेत्र में कितना ध्यान रखते हो। हिंदी विषय के क्षेत्र में देखें तो वही लेखन कौशल का विकास भी होता है यहाँ पे ना, मौखिक कौशल का विकास भी होता है परीक्षण के माध्यम से। तो ये दोनों, ये भी क्या हो जाएगा आपके इसका एक उद्देश्य हो जाएगा। बालकों को अभिप्रेरणा देना, बालकों को मोटिवेट करना दोस्तों कि इस फील्ड में आपको जाना चाहिए, इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए, आपको आगे क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सी विषय ले। अभिप्रेरणा, ये तो परामर्श हो गया। अभिप्रेरणा का मतलब बालकों को मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से, परीक्षण लेता है कितना उसने सीखा है कितना उसको नहीं सीखना है, बालक अध्यापक भी उसको अभिप्रेरणा दे सकता है, मोटिवेशन दे सकता है, और बालक स्वयं अपने आप में भी अभिप्रेरणा को ग्रहण कर सकता है। सामान्य स्तर का पता लगाना, वही बालकों का सामान्य स्तर क्या है, एवरेज क्या है, उसका भी पता किसके द्वारा लगता है आपका, इसके द्वारा। मान्यता प्राप्त करने में सहायक, भाई निजी स्कूल जो होती हैं या सरकारी स्कूल जो होती हैं, जो 8वीं तक है वो 10वीं तक बनेगी ना, वो 8वीं तक के परिणामों के आधार पर निर्भर करती है कि 8वीं तक के परिणाम उस विद्यालय में क्या रह रहे हैं, उसी के आधार पर उनको आगे की 10वीं तक की मान्यता प्राप्त होगी। यह भी एक बार इसके उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य है। अध्यापक का मूल्यांकन होता है इसके द्वारा, बिल्कुल अध्यापक का तो मूल्यांकन, क्योंकि मूल्यांकन दोनों का होता है भाई, शिक्षक का भी होता है और शिक्षार्थी का भी होता है। तो उपलब्धि परीक्षण के द्वारा भी है ना, अध्यापक का भी मूल्यांकन होता है कि उसने वर्ष भर में जो पढ़ाया था उसमें से बालक ने कितना सीखा, उसके पढ़ाने का तरीका कितना प्रभावी रहा, उसको भी पता चल जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। बालक को निर्देश देना, निर्देश देने का मतलब क्या हो गया कि हाँ अब तुझे क्या करना चाहिए। जैसे 7वीं कक्षा से बालक 8वीं कक्षा में आया तो आप निर्देश देते होंगे अब तो तू जैसे तैसे पास हो गया, लेकिन अब अगर नहीं पढ़ाना फेल हो जाएगा, तो तुझे इस तरीके से नहीं इस तरीके से पढ़ना चाहिए, तुझे गणित को 5 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है। ये निर्देश भी आप किसके आधार पर देते हो, उपलब्धि परीक्षण के आधार पर देते हो। अन्वेषण में सहायक, खोज करने में भी बालकों को इस उपलब्धि परीक्षण के द्वारा सहायता मिलती है। व्यवसायिक निर्देश दिए जा सकते हैं पर उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से। व्यवसायिक निर्देश जैसे आप सरल, अगर ऐसा समझो ना, जैसे आपको नहीं कहते थे आपके 90% बन गए तो आप साइंस मैथ्स ले लो, है ना, 80-85 के आसपास, 70-75 के आसपास बने तो कॉमर्स ले लो, 60-65-55 के आसपास में बने तो आर्ट्स ले लो। ये अध्यापक क्या कह रहा है आपको, एक प्रकार के व्यवसायिक निर्देशन ही दे रहा है ना, कि आप अपने दिमाग से इस क्षेत्र में जाकर के पैसे कमा सकते हो। यानी व्यवसायिक निर्देशन जो है ना वो भी किसके द्वारा दिया जा सकता है, इसके द्वारा। क्रम निर्धारण में सहायक, बालकों का कौन पहले स्तर पर है, कौन दूसरे नंबर पर है, कौन तीसरे नंबर पर है, कौन चौथे नंबर पर, रैंक जो आती है ना, वो क्रम निर्धारण सहायक में भी ये उपलब्धि परीक्षण काम का है। शिक्षण विधि चयन में सहायक, शिक्षण विधियों का चयन करने में, ये मैंने शिक्षण विधि में बदलाव भी परीक्षण के माध्यम से, मान लीजिए कि आपने किसी एक शिक्षण विधि के माध्यम से पूरे साल तक, पूरे सत्र तक अध्ययन करवाया, फिर अगर आपने मान लीजिए कि परिणाम अच्छा नहीं रहा तो आप शिक्षण विधि में क्या करोगे, बदलाव करोगे ना, तो ये भी उपलब्धि परीक्षण के द्वारा ही संभव है। अध्यापकों के विभाग आवंटन में सहायक, अध्यापकों को अलग अलग विभाग बांट दिए जाते हैं। जैसे हर अध्यापक के पास में विद्यालय का कोई न कोई अतिरिक्त विभाग जो है ना, अतिरिक्त कार्य उस अध्यापक के पास में रहता है। अब सपोज मानिए कि कोई गणित का अध्यापक है जिसको अटेंडेंस रिकॉर्ड का कार्यभार दे रखा है। अब परिणाम आया कि जो गणित के जो बच्चे हैं ना वो बहुत कम नंबर लेकर के आए, अतिरिक्त बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए। अब वहाँ का जो प्रिंसिपल होगा ना वो क्या कहेंगे, गुरुजी आप जो अटेंडेंस रिकॉर्ड का काम तो छोड़िए, ये मैं दूसरे टीचर से करवा दूंगा, आप केवल और केवल बच्चों की पढ़ाई में ध्यान दीजिए, ये अटेंडेंस रिकॉर्ड का काम हिंदी वाले सर कर देंगे। तो ये जो विभाग आवंटन का जो कार्य है ना दोस्तों, ये भी किसके आधार पर, उपलब्धि परीक्षण के आधार पर चलता है। विचार विमर्श करने के अवसर मिलते हैं, बिल्कुल परीक्षाएं करते हैं, बालक देकर के आते हैं तो खुद स्वयं विचार विमर्श करते हैं, तो आपने भी देखा होगा। विभेदन शक्ति का बढ़ना, विभेदन शक्ति का बढ़ने का मतलब परीक्षा में कई प्रकार के अलग अलग भेद के प्रश्न आते हैं, तो अलग भेद करते हुए, अंतर करते हुए, तुलना करते हुए, वर्गीकरण करते हुए क्या करता है दोस्तों, उसका कर देता है। तो मुख्य रूप से दोस्तों ये अगर पूछे तो ये क्या कहलाएंगे, इसके उद्देश्य कहलाएंगे कि उपलब्धि परीक्षण क्यों लिया जाता है। बालों का बाल क्रम निर्धारण भी है ना, वर्गीकरण, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, अभी तो और लिखने जाओ जितने कम है। वर्गीकरण करने में भी एक प्रकार से यह सहायक है। बालकों को अलग अलग वर्गों में, कक्षा प्रगति में भी यह एक प्रकार से सहायक है। तो एक कई ऐसे इसके उद्देश्य निकल सकते हैं। बस आपको तो इतना सा दिमाग लगना है कि उपलब्धि परीक्षण का मतलब होता है आपकी वर्ष में अंत में होने वाली परीक्षाएं। तो वर्ष में अंत में होने वाली परीक्षाएं लेने से क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, वो सारे के सारे उसके उद्देश्य, चाहे इसके उद्देश्य कह दो, चाहे इसके महत्व कह दो, चाहे इसकी आवश्यकता कह दो, सब की सब बातें यही होगी, कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहलाएंगे, इसके उद्देश्य कहलाएंगे।
ये थे आपके उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य। अब आगे बढ़ते हैं और अंतिम सा एक हल्का सा टॉपिक और बच जाता है इसके अंदर उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत, वो है दोस्तों आपके उपलब्धि परीक्षण के प्रकार। उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है? दोस्तों ध्यान रखना, उपलब्धि परीक्षण को 2 प्रकार का माना गया है। एक जो माना गया है आपके प्रमाणीकृत, इसी प्रमाणीकृत को हम कहते हैं मानकीकृत, इसी मानकीकृत को हम कहते हैं प्रमाणीकृत। दूसरा जो है वो ये अ लग जाएगा, ये प्रमाणीकृत ये हो जाएगा आपका अप्रमाणीकृत, ये मानकीकृत ये कैसा हो जाएगा आपका अमानकीकृत, वो प्रमाणी परीक्षण है ये कौन सा हो जाएगा आपका अप्रमाणी परीक्षण। इसको एक और कहते हैं भाई विशेषज्ञ निर्मित भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विशेषज्ञ निर्मित। विशेषज्ञ निर्मित भी इसी को कहते हैं। और इसको कहते हैं दोस्तों शिक्षक निर्मित परीक्षण। यानी कि आप ये अंदाज लगा लो 2 प्रकार की परीक्षाओं के पेपर बनाने वाले लोग हैं। उपलब्धि परीक्षण 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रमाणीकृत, एक होता है अप्रमाणीकृत। प्रमाणीकृत का मतलब जो एक्सपर्ट लोगों के द्वारा बना जाता है, जो विशेषज्ञों के द्वारा निर्मित किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रमाणीकृत कहेंगे। और अप्रमाणीकृत का मतलब जो अध्यापक अपने स्तर पर विद्यालय में बना देता है, जो शिक्षक स्वयं बना देता है, उसे हम क्या कहेंगे? आपके अप्रमाणीकृत। इसको ऐसे समझिए, बोर्ड के एग्जाम के जो पेपर बन करके आते हैं वो तो कहलाएंगे आपके प्रमाणीकृत। कक्षा टेस्ट वगैरह अर्धवार्षिक परीक्षाएं, जो नॉर्मल परीक्षाएं जो विद्यालय के अंतर्गत होती है, उसके जो पेपर बनाते हैं वो कौन से कहलाएंगे? आपके अप्रमाणीकृत कहलाएंगे। बस दोनों सा इतना सा इसमें अंतर याद रखना है। देखिए मैंने एक एग्जांपल भी रख रखा है, तो बोर्ड एग्जाम। लेकिन प्रमाणीकृत परीक्षण जो लिया जाता है, इसके परीक्षण का जो आधार होता है ना दोस्तों, वह आधार होता है तो बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व और अभिरुचि या मानसिक क्षमता। मानसिक क्षमता के आधार पर, ये बुद्धि परीक्षण का मतलब ही मानसिक क्षमता हो गया। मतलब बोर्ड का पेपर बनाने वाला जो व्यक्ति होगा, जो विशेषज्ञ होगा ना, वो केवल किस किस ध्यान में रखेगा? बुद्धि परीक्षण। बालक की बुद्धि कितनी है, उनका मानसिक स्तर क्या है, बालकों का व्यक्तित्व कैसा हो सकता है, और बालक किसमें इंटरेस्ट रखते हैं। वो एक उम्र को देखता है कि ये 10वीं क्लास का बच्चा है, इसका मानसिक स्तर ये होगा, इसकी बुद्धि का विकास इतना हुआ है, इस प्रकार से ये बालक सोच सकता है। उसके आधार पर किसका पेपर का निर्माण करता है। लेकिन ये अप्रमाणीकृत जो शिक्षक निर्मित जो प्रमाण होते हैं ना, वो जांच सूची, केस स्टडी, समाज मिति, साक्षात्कार, जो अपन मैं आपको मापन मूल्यांकन में ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, जो ये जनरली रिकॉर्ड जो विद्यालय के अंदर रखे जाते हैं एक बच्चे के व्यक्तिगत व्यवहार को नोट करने के लिए, उन सारे रिकॉर्ड के आधार पर परीक्षण का निर्माण करता है। मतलब ये केवल मानसिक स्तर देखेगा, बुद्धि देखेगा और बालक की रुचि का अनुमान लगा करके पेपर बना देगा। लेकिन ये जो बनाएगा ना, ये वास्तविक रिकॉर्ड जो विद्यालय में रखते हैं बच्चों का, उस रिकॉर्ड के आधार पर क्या करेगा? प्रश्न पत्र का निर्माण करेगा। अब इन दोनों में हल्का हल्का सा अपन अंतर पढ़ लेते हैं, भाई क्या क्या अंतर है और क्या क्या अंतर नहीं है। देखिए सबसे पहले अगर अंतर की बात करें तो ये जो प्रमाणीकृत होगा दोस्तों, ये विशेषज्ञों के द्वारा निर्मित होता है। इनको जो बनाने वाले जो लोग होंगे ना दोस्तों, वो क्या होंगे? बहुत ही एक्सपर्ट होंगे, जो अपने विषय में विशेष जानकार होंगे। लेकिन ये जो होगा ना दोस्तों, ये कैसा हो जाएगा? आपके शिक्षक निर्मित होगा दोस्तों। इसमें टीचर अपने आप बनाएगा, या मैंने लिख रखा है विपरीत कृत का, इसका प्रमाणीकृत का उल्टा, प्रमाणीकृत का उल्टा, मतलब इसका जस्ट उल्टा इसका अंतर होगा। ये इसका जो रूप होता है वृहद रूप होता है, लेकिन इसका जो रूप होगा ना दोस्तों संकुचित होगा। संकुचित कैसे होगा? वृहद रूप का मतलब जैसे बोर्ड की परीक्षाएं हैं, तो बोर्ड की परीक्षाएं मान लीजिए कि राजस्थान में बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है, तो पूरे राजस्थान में एक ही दिन एक ही समय पर एक ही विषय की सेम परीक्षाएं होगी, ये वृहद रूप है। लेकिन इसका रूप संकुचित है। जनरली विद्यालय की परीक्षाएं हो रही तो जिले वाइज भी होती है, ब्लॉक वाइज भी होती है, किसी भी दिन किसी भी स्थान पर कैसी भी परीक्षाएं अलग अलग प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से भी हो सकती है। इसका रूप संकुचित है दोस्तों, इसका वृहद रूप है। ये जो है दोस्तों मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। प्रमाणीकृत कैसा परीक्षण है? आपका मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण का मतलब क्या हो गया कि इसमें जितने भी नियम, सिद्धांत, तथ्य नील पत्र के आधार पर एक एक उद्देश्य को ध्यान में रखकर के पेपर बनाया जाता है। इसमें जनरली क्या होता है? टीचर अपने आधार पर पेपर बना देता है। आपने देखा होगा आपके विद्यालय में परख जो होते थे, टेस्ट जो होते थे, उसमें क्या करते थे? टीचर आकर के आपसे किताब मांगते थे, आपने किताब दे दी, वो क्या करते हैं? उन किताब में से प्रश्न देकर के 5 प्रश्न आपको लिखा करके किताब दे देते, ये लो इसको उतार करके प्रश्न कर लो। अरे कितने आलसी थे। अब देख लो, और जाते जाते ये कह जाते थे, जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी होती ना, उसको कह के जाते थे ये 5 के 5 प्रश्न उतार करके ना मेरे ऑफिस में जमा करवा देना एक पेज के ऊपर। मतलब वो लिख तक भी नहीं रहे, इतना आलस उनके अंतर्गत है। मैंने कहा टीचर के अंदर ये प्रवृत्तियां बहुत अधिक बढ़ गई, इसी वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब हो रही है। वो चाहें तो वो भी एक टेस्ट में 5 प्रश्न नहीं 20 प्रश्न दे सकता है। 10 नंबर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे दे, रिक्त स्थान के भी प्रश्न दे दे, थोड़े अबसद वाले भी दे, थोड़े अति लघुरात्मक भी दे, थोड़े लघुरात्मक भी दे। आधे घंटे के पेपर में 20 प्रश्न बना सकता है, बालकों का मानसिक विस्तार भी कर सकता है और सभी पाठों का समायोजन भी कर सकता है। लेकिन वो नहीं करते, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ये अमनोवैज्ञानिक है दोस्तों। वह इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ये अमनोवैज्ञानिक है। इसमें अध्यापक इतना दिमाग नहीं लगाता है। यह मानक है, ये तो मानकीकृत नाम है, ये मानक है, यह अमानकीकृत नाम भी है। ये जो है दोस्तों अधिक विश्वसनीय होता है। ये कैसा विश्वसनीय होता है? विश्वसनीय अधिक होता है।
अधिक विश्वसनीय क्यों होगा? एक तो ये विशेषज्ञों के द्वारा निर्मित है, दूसरा ये जो पूरा का पूरा नील प्रिंट ब्लू प्रिंट के आधार पर तैयार किया गया है, तो इसके अंदर सब नियम सिद्धांत लगे, तो ये पूरा विश्वसनीय। ये अविश्वसनीय नहीं होता, ये जो होगा आपका कम विश्वसनीय होगा, है ना। अपने आप को अविश्वसनीय नहीं कहना, आप बनाओगे ये पेपर जीवन में, तो आप थोड़ा कम विश्वसनीय। ये भी अधिक विश्वसनीय हो सकता है, टीचर के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जनरली भाषा में इसको क्या कहेंगे, ये कम विश्वसनीय होगा। ये नियम सिद्धांतों पर आधारित होता है, बिल्कुल प्रमाणीकृत, क्योंकि मनोवैज्ञानिक है तो मनोवैज्ञानिक नियम सिद्धांत पर आधारित होगा, यह नियम सिद्धांत पर आधारित नहीं होगा। समय और धन इसमें अधिक लगता है, परमापिकृत में टाइम भी ज़्यादा लगता है और इसमें पैसे भी खर्च होते हैं, क्योंकि विशेषज्ञों को बुलाना पड़ता है, पेपर के रिकॉर्ड्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, सारी तरफ से उनका खर्चा होता है। इसमें कोई खर्चा नहीं होता, ये विद्यालय स्तर पर निर्मित होता है, इसमें कोई खर्चा नहीं होता। यह किसी संस्था के द्वारा करवाया जाता है, परमापिकृत जो है ना वह किसी न किसी बड़ी संस्था के द्वारा करवाया जाएगा। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या है, एक प्रकार की संस्था है जो आपका भी एग्जाम करवाएगी या एग्जाम करवाती है बोर्ड का। ये चयन बोर्ड क्या है, संस्था है एक प्रकार की, वो क्या करवाती है, एग्जाम करवाती है। तो ये जो करवाया जाता है किसी संस्था के द्वारा करवाया जाता है, जबकि ये विद्यालय स्तर पर होता है, विद्यालय अपने स्तर पर इसको करवा देता है, इसमें संस्था की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए 2-3, ऐसा नहीं है कि सब कुछ इसके अंदर बुरे है, इसके अंदर कुछ अच्छे भी हैं। जैसे ये देखिए, इस प्रमाणीकृत से कभी भी ये पता नहीं चल पाता कि आपको कक्षा में क्या पढ़ाया जाना चाहिए था और कैसे पढ़ाया जा सकता है, कि आपको कक्षा में क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, इसका पता कभी भी प्रमापी परीक्षण के माध्यम से नहीं चल सकता, क्योंकि बालकों का स्तर क्या है, बालकों की वास्तविक स्थिति क्या है। जैसे ये मैंने लिख रखा है नीचे, अध्यापकों की शैक्षिक व्यवस्था और छात्रों की वास्तविक स्थिति का पता भी इससे नहीं चलता, क्योंकि पेपर बनाने वाला, जैसे राजस्थान की अपन बात करें तो जो पेपर का जो निर्माण कर रहा है बोर्ड का, वो तो अजमेर में बैठा हुआ है। अब उसको क्या पता कि मान लीजिए कि उदयपुर जिले के अंदर कोई स्कूल है, तो उस उदयपुर जिले की किसी स्कूल के अंदर वास्तविक स्थिति विद्यालय की क्या है, कितने टीचर वहां पढ़ाने वाले हैं, बालकों की वास्तविक स्थिति क्या है, बालक का वातावरण कैसा है, मानसिक स्तर क्या है, उनको थोड़ी पता। वो तो केवल क्या ध्यान रख रहा है, बुद्धि और मानसिक स्तर के आधार पर पेपर बना दिया जा रहा है। तो इस प्रमाणीकृत में कक्षा की वास्तविक स्थिति और शैक्षिक क्रिया की वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता है, जबकि अप्रमापी में इसका पता चल सकता है कि वास्तविकता में बच्चों की स्थिति क्या है और विद्यालय की स्थिति क्या है, क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, यह भी इसके द्वारा पता चलेगा। क्योंकि अध्यापक ने अध्ययन करवा रखा है ना, यदि वो पेपर अपने आधार पर बनाएगा तब उसको पता चलाएगा कि मैंने इस तरीके से पढ़ाया था, बालक किस लेवल पर समझे, आगे जाकर के मुझे कैसा पढ़ाना है। इनके आधार पर नहीं बना सकते, क्योंकि ये पेपर अपने आधार पर बनाएंगे दोस्तों। तो क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, ये भी पता आपको किसमें चलता है, अप्रमापी में चलता है, इसमें नहीं चलता है। अध्यापक की शैक्षिक व्यवस्था और छात्रों की स्थिति का पता भी नहीं चलता है। अध्यापकों की शैक्षिक व्यवस्था का और छात्रों की वास्तविक स्थिति का पता भी अगर किसी में चलेगा तो किसमें चलेगा दोस्तों, आपके अप्रमापी में चलेगा। तो ये दो प्रकार की क्या होती हैं, आपके प्रमापी और अप्रमापी होता है दोस्तों। ये था आपके उपलब्धि परीक्षण। इसके अलावा उपलब्धि परीक्षण में कुछ होते ही नहीं है, कोई पढ़ने जैसी बात नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसको अपने बहुत ही ईजी तरीके से इसको क्या कर दिया भाई, कंप्लीट कर दिया। आइए एक बार हल्का सा रिवाइज भी कर लो और साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट भी ले लो। देखिए उपलब्धि परीक्षण, सबसे पहले मैंने बताया था उपलब्धि परीक्षण किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते दोस्तों। तो ये देखिए यहां से ले लीजिए आप, उपलब्धि परीक्षण ज्ञानार्जन या निष्पत्ति परीक्षण एक ही बात है। शैक्षिक क्रिया से ज्ञान, शैक्षिक क्रिया से कौशल, और दोनों में कितनी उपलब्धि प्राप्ति की उसे हम क्या कहेंगे भाई, उपलब्धि परीक्षण कहेंगे। सोपान की बात करें, देखो ये सोपान दिख रहे हैं, हल्का सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। सोपान हुई परीक्षण की योजना बनाना, योजना का निर्माण करना, योजना की तैयारी करना, पायलट परीक्षण, प्री ट्राई आउट, एक्चुअल ट्राई आउट इसके अंदर करना, परीक्षण का अंकन फलांकन जिसमें उत्तर निश्चित करना, अंत में मूल्यांकन ले लेना, ये इनके क्या कहलाएंगे भाई, सोपान कहलाएंगे। सोपान के बाद अपन बात करें दोस्तों तो इनके उद्देश्य का भी ले लो, उद्देश्य आपको दिख रहे हैं हल्के हल्के ना, उद्देश्य का भी आप क्या ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो कि वास्तविक स्थिति का पता लगाना, प्रभावशीलता का ज्ञान वगैरह, निदान, उपचार, शिक्षण विधियों का चयन आदि, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे दोस्तों, इसके उद्देश्य कहलाएंगे। उद्देश्य के बाद में अपन ने पढ़े थे दोस्तों इनके चरण, तो ये 5 प्रकार के इनके चरण थे। पहले उद्देश्य का निर्माण किया जाता है, फिर अभिकल्पों का निर्माण किया जाता है जो नीतिगत होता है, रूपरेखा जो नीलपत्र के आधार पर तैयार होती है, प्रश्न लेखन जो कि 4 गुना किया जाता है, जांच कार्य जिसमें उपलब्धि का पता लगाया जाता है। तो ये क्या कहलाएंगे दोस्तों, इसके चरण कहलाएंगे। चरण के बाद में अपन ने क्या पढ़ा था कि इनके कितने प्रकार होते थे, 2 प्रकार के ये होते, प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत। यहाँ आपको थोड़ी सी दिखने में दिक्कत हो रही होगी, मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ दोस्तों, है ना। तो आप एक काम कीजिए, इसका अप्रमापीकृत का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अप्रमापीकृत का उसका उल्टा कर देना, है ना। अगर नहीं भी दिख रहा है तो कोशिश करेंगे कि आपको इसकी भी पीडीएफ उपलब्ध करवा दे। तो ये क्या कहलाएंगे, उनके अंतर कहलाएंगे, 2 प्रकार के होते हैं, प्रमापीकृत और एक कौन सा हो जाएगा आपका
अपरमापेक्षित। ये परमापेक्षित विशेषज्ञों के द्वारा बना होता है, इसमें मनोवैज्ञानिक होता है, इसमें समय धन अधिक लगता है या अधिक विश्वसनीय होता है। अपरमापेक्षित की बात करते हुए अध्यापक के द्वारा निर्मित होता है, कम विश्वसनीय होता है, इसमें समय भी कम लगता है, धन भी खर्च कम लगता है, या अमनोवैज्ञानिक के जो नियम सिद्धांतों पर आधारित नहीं होता। इसमें जो विशेष बातें आपको याद रखनी है, अपरमापी में दो ही रखनी है, कक्षा में क्या पढ़ाना जाना चाहिए और किस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, यह अपरमापी परीक्षण के द्वारा पता चलेगा। अपरमापी का मतलब जनरल परीक्षाएं, परमापी का मतलब बोर्ड की परीक्षाएं। और शैक्षिक स्थिति कैसी है, बालकों की वास्तविक स्थिति कैसी है, शिक्षकों की वास्तविक स्थिति कैसी है, विद्यालय की वास्तविक स्थिति कैसी है, इसका भी पता किसके द्वारा चलता है, आपका अपरमापी परीक्षण के द्वारा चलता है। दोस्तों ये था आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम कहते हैं उपलब्धि परीक्षण। हर परीक्षा के लिए क्या है, उपयोगी भी। आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है ना, मेरी भी दबी हुई है थोड़ा सा ना आवाज़, लेकिन आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आपको इसको क्या करना है भाई, पढ़ना है। तो इस तरीके से आपके नए नए टॉपिक आ रहे हैं, नए नए आपके टॉपिक जुड़ते रहेंगे। जैसे जैसे आपको समय मिले वैसे वैसे इस चीज़ को आप आराम से देखते रहिए, अपनी तैयारी को और जोरों से देते रहिए। और कोरोना जो है बड़े भयानक रूप से आ रहा है दोस्तों, तो अपने आप की सेफ्टी बनाए रखें, मास्क वगैरह लगा करके रखिए, सोशल डिस्टेंस जो है वो बना करके रखिए, जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले दोस्तों, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार को है ना बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। मिलते हैं अगली बार ऐसे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।